चलिए, let us start. So this is our second session for profit prior to incorporation. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, we understood what do we mean by profit prior to incorporation, and this was the question which we were doing. Okay, so just a quick recap. Uh, Whenever a company takes over a running business of a partnership firm, of a proprietorship concern, then जिस दिन से बिजनेस आपने टेक ओवर किया है और जिस दिन पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे प्रॉफिट विच इज बिफोर योर इनकॉर्पोरेशन। उस प्रॉफिट की ट्रीटमेंट जरा स्पेशल है, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है इन माय प्रीवियस वीडियो। आई विल शेयर दैट लिंक आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ था इन द बुक्स ऑफ चंद्रभागा लिमिटेड, Chandrabhaga Limited, sorry. We have profit prior and post incorporation. ठीक है? So it has 5 columns: particulars, total, base, and we are dividing the revenue and expenses in pre and post. So last time when we were doing, we understood that there are two ratios which are very, very important. The first ratio is time ratio, प्री एंड पोस्ट का टाइम। सो वो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ था। एंड सो प्री एंड पोस्ट का एक था टाइम रेशियो, और दूसरा था प्री और पोस्ट का सेल्स रेशियो। आप जब भी पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का कोई भी सम करोगे, आपको पहले ये दो रेशियोज पता होने चाहिए। सो रेवेन्यू में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी विद द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, आई एम नॉट अगेन डिस्कसिंग ये कैसे आया था। दिस इज एवरीथिंग इज गिवन टू अस। मैंने उसका वर्किंग पूरा क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस केस में, आप प्लीज पहले वो वाला वीडियो देखिए, अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेटेड द टाइम रेशियो, द सेल्स रेशियो, एंड देन ओनली कम टू दिस वीडियो एज सच। एंड वी हैव डन अप टू द स्टेज जहां पे हमने पहले 3 एक्सपेंसेस भी बुक कर दिए थे। So this is what we have already done. यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में किया था, जहाँ पे हमने एक्सपेंसेस में सैलरीज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, रेंट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड इवन वी डिवाइडेड जनरल एक्सपेंसेस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेंस वी हैड वाज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो हमने ये भी देख लिया था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम इसको डिवाइड करेंगे अगेन टाइम रेशियो में, बिकॉज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सेल्स से कोई रिलेशन नहीं है। सो सेकेंड बेस्ट वे टू डिवाइड विल बी टाइम रेशियो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट कितनी है? 2400। तो हमने वो अमाउंट ले ली यहाँ पे 2400, और डिवाइड किया है उसको इन द रेशियो 1:3। आई होप नाउ रेशियो में डिवाइड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मिलेगा आपको रेशियो? द टोटल अमाउंट इनटू 1/4 यहाँ पे, और ये रहेगा रिमेनिंग अमाउंट विच विल बी 3/4, या आप टोटल में से भी इसको लेस कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेंस था एडवर्टाइजिंग। आई टोल्ड यू एडवर्टाइजिंग पे दो व्यूज होते हैं, बट जो हमारा एक्सेप्टेबल व्यू रहेगा कि हम एडवर्टाइजिंग को सेल्स पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज हम लोग ये मान के चलते हैं दैट एडवर्टाइजिंग हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सेल्स, एंड इवन वाइस वर्सा सेल्स हैव इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजिंग। टोटल अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है आपको 4200। इसको हमने डिवाइड किया है इन द सेल्स रेशियो 1:7। Next item we have is traveling expenses. I told you again, traveling expenses can have two alternatives, but the best alternative will be using time ratio. ट्रैवलिंग के लिए अमाउंट देके रखा है आपको 8400। इसको डिवाइड किया है हमने इन द रेशियो 1:3। आप ये नंबर्स
You can try to solve on your own, and you can check the numbers from the screen. That would be much more acceptable approach. Next we have is bad debts. Now, bad debts, something is given to us. They are saying rupees 500 is related to debtors taken over from vendors. Vendors मतलब कौन? हम काम कर रहे हैं चंद्रभागा लिमिटेड में. चंद्रभागा लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस बेचने वाला वेंडर, जिसने बिजनेस बेचा वो वेंडर है. किसने बेचा? मेसर्स भीमा एंड नीरा. तो भीमा एंड नीरा ये बेचने वाले हैं, वो वेंडर है. और चंद्रभागा चंद्रभागा ये परचेजर है. तो वो बोल रहे हैं कि जो टोटल बैड डेट्स 1500 के हैं, उसमें से 500 इज रिलेटेड टू डेटर्स विच आर टेकन ओवर फ्रॉम वेंडर्स. मतलब इस केस में आपको रेशियो फाइंड नहीं करना है, आपको उन्होंने एक्चुअल ब्रेकअप दे दिया है कि एक्चुअल ब्रेकअप कितना होने वाला है प्री और पोस्ट का. तो अगर आप लॉजिकली सोचिए, अगर फ्रॉम 1500 500 इज रिलेटेड टू द डेटर्स ऑफ वेंडर्स, मतलब ये 500 ये पहले के डेटर्स है, तो ये बैड डेट्स पहले के ट्रीट होंगे, और रिमेनिंग 1000 ये बाद के ट्रीट होंगे. अगर आपने वेंडर्स से परचेज किए, आपने अपने वेंडर्स से डेटर्स को टेक ओवर किया है और उनमें बैड डेट्स निकला है, तो वो आपके इनकॉर्पोरेशन के पहले के सेल्स है. और अगर वो आपके इनकॉर्पोरेशन के पहले के सेल्स के अगेंस्ट बैड डेट्स हुआ है, दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ प्री. और जो आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद सेल करके बैड डेट्स हुआ है, वो बनेगा आपका पोस्ट. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टर्स फीस. अब डायरेक्टर्स फीस भी हम एक्चुअल ट्रीट करेंगे. डायरेक्टर्स आर सिटिंग इन कंपनीज. जो मेसर्स भीमा एंड नीरा में दोनों पार्टनर्स है, कोई डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे. डायरेक्टर विल कम व्हेन यू हैव अ कंपनी. सो यहाँ पे प्री में कुछ भी नहीं जाएगा, बिकॉज प्री में आपकी कंपनी थी ही नहीं, आपकी कंपनी थी पूरी पोस्ट में. तो मतलब जो भी डायरेक्टर का फीस पेमेंट हुआ होगा वो पूरी तरह पोस्ट में हुआ होगा. ओके. नेक्स्ट वी हैव ऑडिट फीस. So audit fees के लिए भी the approach which is used is actual, and yes, audit fees will be again treated as completely post. Next, debenture interest. So again, debentures will be at actual, और debenture issue करने की पावर सिर्फ कंपनी के पास है. So again, that will also become completely post. Okay. Next we have is depreciation. Next we have is depreciation. डेप्रिसिएशन के लिए सबसे आइडियल वे क्या होगा? आप बिजनेस करो नहीं करो, आपके एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो द बेस्ट रेशियो टू बी यूज विल बी टाइम रेशियो. कितना है अमाउंट डेप्रिसिएशन का? 3600. तो यस, हमने उसको डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 1:3. उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, these are such expenses which are incurred to start a company. मतलब कंपनी शुरू होने से पहले जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो भी रिसर्च करना है, जो कोई भी खर्चा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले होने वाला है, उन सारे खर्चों को कलेक्टिवली हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं. तो बाय द मीनिंग इटसेल्फ ये क्लियर है कि दिस इज गोइंग टू बी एट एक्चुअल. और ये पूरी अमाउंट कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स ये पूरी अमाउंट फ्री में जाएगी, बिकॉज ये सारा खर्चा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले हुआ है. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज कमीशन ऑन सेल्स. कमीशन ऑन सेल्स शायद नाम से ही क्लियर है, जिस टाइम में ज्यादा सेल्स होगा उस टाइम पे ज्यादा कमीशन पे करेंगे. सो यस, इट शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो विच इज 1:7. सो अमाउंट है 3600, इसको डिवाइड किया हमने इन द रेशियो 1:7. लास्ट है इंटरेस्ट टू वेंडर्स. नाउ आई थिंक सो वेंडर्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ओके. अब आपने वेंडर्स को पेमेंट कब किया है? 30th नवंबर को. वेंडर्स मतलब मेसर्स भीमा एंड नीरा. आपने उनका बिजनेस टेक ओवर किया 1st अप्रैल को.
आपने 1 अप्रैल को बिजनेस टेक ओवर करने के बाद, ऑफ कोर्स आप जब किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो फ्री में तो नहीं करोगे, उसके बदले आपको उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। सो मान लो बीमा एंड नीरा ने उनकी कंपनी इनको बेची 10 लाख रुपए। सो 10 लाख रुपए की कंपनी अगर चंद्रभागा लिमिटेड ने परचेज किया है, बट वो 10 लाख रुपए अगर आप 1 अप्रैल को ना दे के 30 नवंबर को दोगे, तो ऑफकोर्स मिसेस भीमा एंड नीरा उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। वही वो इंटरेस्ट है। सो आपने कितना लेट पेमेंट किया है? आपने बिजनेस टेक ओवर किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपने 8 मंथ्स के बाद पेमेंट किया है। तो वो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट है 4,000। अब इतना तो क्लियर है हमें कि इंटरेस्ट 8 महीने के लिए पे किया है। अच्छा, उसमें से अप्रैल, मई और जून ये पीरियड प्री में आता है, और जुलाई ऑनवर्ड्स पीरियड पोस्ट में आता है। तो मतलब जुलाई आपने अगर 8 को डिवाइड करना है तो 3 प्री में जाएगा, तो बचा हुआ 5 पोस्ट में जाएगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि आप इस इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे ऑन एक्चुअल बेसिस या टाइम बेसिस बोलिए, बट यहाँ पे टाइम बेसिस क्या रहेगा? 3:5, बिकॉज ये सिर्फ 8 मंथ्स की बात चल रही। कितना अमाउंट है? अमाउंट है टोटल 4,000। सो आपने 4,000 को डिवाइड किया इन द रेशियो 3:5। 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसको ट्रीट किया है एज प्री इनकॉर्पोरेशन, एंड 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसको ट्रीट किया गया है एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड विथ ऑल द एक्सपेंसेस। तो अब हम टोटल एक्सपेंसेस फाइंड कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट टोटल ऑफ प्री एंड टोटल ऑफ पोस्ट। सो आपके टोटल खर्चे हैं 14,225 प्री में एंड 42,875 पोस्ट। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जो अभी ये खर्चा हो गया टोटल रेवेन्यू है, तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट विल बी व्हाट? टोटल रेवेन्यू, ये जो आपने ऊपर टोटल रेवेन्यू निकाला हुआ है, टोटल रेवेन्यू माइनस जब आप टोटल एक्सपेंसेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका प्रॉफिट। ये आई थिंक सो प्री में तो आपका खर्चा ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे आएगा लॉस। सो प्री में आपको एक लॉस है 2,200 का, और पोस्ट में आपको प्रॉफिट है 41,125। जब भी आपको लॉस या प्रॉफिट प्री में मिलेगा, वो कोई नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस नहीं होगा, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस ट्रीट करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें पोस्ट के पीरियड में होगा, वो तो नॉर्मल पीरियड है, आप कंपनी थे और कंपनी बोल के काम कर रहे थे, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बिकम योर रेवेन्यू प्रॉफिट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज योर नॉर्मल प्रॉफिट। So I hope you got the mechanism how you need to go with the questions for profit prior to and post incorporation. Let us uh, finalize the steps. Step number one, always first find out what is the time ratio, which is how much is the pre, how much is the post. उसके लिए कट ऑफ डेट क्या है? हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी देंगे। आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इग्नोर करना है, सिर्फ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को पकड़ना है। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड प्री, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड पोस्ट। दूसरा, आपको ये पीरियड में कितना सेल्स हुआ ये पता होना चाहिए, सेल्स रेशियो। एक बार आपके पास ये दो रेशियोज आ गए तो आप प्रोसेस करने के लिए चालू कर सकते हो। फिर आप स्टार्ट में हेडिंग दोगे इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट। वी विल हैव 5 कॉलम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेस, प्री एंड पोस्ट। स्टार्ट विद द रेवेन्यू, स्टार्ट विद द इनकम्स, एंड whenever I talk about the main income, आप सेल्स को डिवाइड नहीं करोगे, बिकॉज आपको सेल्स डिवाइड करना है, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एडजस्ट करना पड़ेगा। उससे बेटर है हम सीधा नेट फिगर को एडजस्ट करते हैं, वो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट किया सेल्स रेशियो,
अगर इसके बाद भी और कोई इनकम होता तो हमने वो इनकम को भी वहां पे कंसिडर किया होता। और फिर आप टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लीजिए। देन स्टार्ट विद एक्सपेंसेस, वो वन बाय वन, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सपेंस को प्री और पोस्ट में कैसे ब्रेक किया जा सकता है। अगर वो खर्चा सेल्स पे डिपेंडेंट है, रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, तो वो खर्चा डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई खर्चा सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं है बट टाइम पे डिपेंडेंट है, तो आप उसको डिवाइड करोगे टाइम बेसिस पे। बट ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जो ना टाइम पे ना सेल्स पे, वो एक्चुअल पता है कि या एक तो वो प्री है या तो वो पोस्ट है, या तो मैं उसको क्लियरली प्री और पोस्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। तो वहां पे हम एक्चुअल ब्रेकअप यूज करें। जहां पे भी आप एक्चुअल ब्रेकअप फाइंड कर सकते हो, पहली प्रायोरिटी शुड बी एक्चुअल ब्रेकअप। जहां पे एक्चुअल ब्रेकअप नहीं पता है वहीं पे हम एक तो टाइम या सेल्स रेशियो फाइंड करते हैं। Once you get the total of all the expenses, adjust the total expenses from your total revenue, you will get your profit. Profit which is coming in the pre-period will be capital profits. Capital profits have a special treatment. They cannot be used for giving dividends. आप कैपिटल प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में बांट नहीं सकते हो। तो कैपिटल प्रॉफिट्स को आप एक स्पेसिफिक यूज है, आप उसको बैलेंस शीट में उतने ही पर्पस के लिए रख सकते हो। उसको नॉर्मल प्रॉफिट के जैसे ट्रीट करके डिविडेंड बांट नहीं पाओगे। वेरएस जो प्रॉफिट पोस्ट में मिला हुआ है, दैट विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच इज अ नॉर्मल प्रॉफिट्स, अ फ्री प्रॉफिट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। So I hope you understood how you should be solving questions for profit prior to incorporation. Thank you.